तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी 100 मार्क्स बिहार बोर्ड पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर 6 है जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। लेखक का नाम भगत सिंह, पार्ट 3 है ये। आज हम लोग इसका टॉपिक नंबर 2 और लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सुखदेव के नाम पत्र। सुखदेव के नाम भगत सिंह ने जो पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने क्या क्या लिखा है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो को आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। लिखते हैं पत्र में, प्रिय भाई, क्योंकि वो दोनों अगल बगल के थे, भाई थे, मित्र थे। मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यान पूर्वक पढ़ा, क्योंकि सुखदेव भी उनको पत्र लिखे थे। और पहले के टाइम में जब फोन नहीं था तो पत्र एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे के मन की बातें करते थे। तो जब भी किसी को पत्र लिखा जाता है तो ये लाइन जरूर लिखना पड़ता है कि आपका भेजा हुआ पत्र। आप भी पत्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि आपका भेजा हुआ पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप शुभ मंगल हैं, यहाँ भी मैं कुशल हूँ, माई के मालूम कि। देखिए, मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरण के लिए मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था। बताते हैं कि एक समय था कि जब हम दोनों गांव में थे तो मैं व्यक्तिगत प्रेम को सबसे अधिक मानता था। व्यक्तिगत प्रेम का अर्थ हो अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी से जो प्रेम होता है वो व्यक्तिगत प्रेम कहलाता है। तो मेरे लिए शुरू में क्या था, व्यक्तिगत प्रेम सबसे अच्छा था। लेकिन अब वो कोई मायने नहीं रखता। अब अंतर नहीं पड़ता है कि मेरे मरने से मेरे माँ बाप पे क्या असर पड़ेगा, भाई पर क्या असर पड़ेगा, बहन पर क्या असर पड़ेगा, पत्नी पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा सोच अब निकल चुका है दिमाग से। अब एक ही नशा है, देश के लिए कुर्बानी देना। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, लेकिन जब हम लोग बाहर थे तो आप इसका विरोध करते थे कि भगत सिंह ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं बल्कि सामाजिक प्रेम भी हमारे अंदर होना चाहिए। हमें केवल अपने बारे में नहीं, अपने समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। आपके विचारों में अब भारी क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं। सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। आत्महत्या समझते हैं ना, आजकल इंडिया में कुछ खास हो गया है और न्यूज खोलो तो इसी पे चर्चा है, सुसाइड सुसाइड। तो बस लोग भी मर रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। तो आत्महत्या के विषय में चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। यानी मैंने आपसे कहा था कि कुछ कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें आदमी के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो इसका विरोध आप सुखदेव भाई आपने विरोध किया कि नहीं, दुनिया में कोई भी ऐसा दुख नहीं है कि मनुष्य को आत्महत्या करने पर विवश कर दे, क्योंकि आत्महत्या जितना बड़ा दुख कुछ होता ही नहीं है। धरती पर आपके पास कोई भी समस्या है, एक न एक दिन वो समाप्त हो जाती है, चाहे जिस विधि से हो। अब उसके लिए अब आप आत्महत्या करेंगे तो जब आप ही नहीं रहेंगे तो समस्या कहां से रहेगी और क्या हल होगा। तो उसका आपने विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात सहनसाई कुटिया में शाम के समय हुई थी। कौन सी कुटिया में? सहनसाई कुटिया में बैठ के लोग बतिया रहे थे। कोई कुटिया होगा, आड्डा, समय आज के टाइम में आड्डा, जो आप लोग आड्डा होता है, पुल पर आओ रे, अवतरसन ओकरो के ले लाइए पूरा मने ग्रुप के साथ है। अब बैठ के होला का है लतखोरी वाला काम, तो लोग काम ना करे। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था
कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। सुखदेव बताते हैं भगत सिंह से कि आत्महत्या जो कायरता की पहचान है। कायर जो होते हैं, डरे इंसान आत्महत्या करते हैं, जिनको लग जाता है कि अब मुझसे कुछ होने वाला, क्योंकि दुनिया में इंसान चाहे तो कर सकता है कुछ भी, बस उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए और डर नहीं होना चाहिए, सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। मतलब अब आप ये राय नहीं देते, आप कहते हैं कभी कभी आत्महत्या भी सही होती है। और वो आत्महत्या क्या थी? एक तरह से देखिए तो भगत सिंह के आत्महत्या ही न थे, वो चाहते तो भाग सकते थे, वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन गिरफ्तारी करवाए। जेल में चंद्रशेखर आजाद अपने ग्रुप के साथ गए थे, निकलो भागो, जेल तोड़कर निकालने गए थे भगत सिंह को, लेकिन भगत सिंह आने से मना कर दिए, बोले नहीं, नहीं जाऊंगा। तो एक तरह से वो क्या था, लेकिन आत्महत्या उसे नहीं कहेंगे, अगर आत्महत्या कहेंगे तो अपमान हो जाएगा, उस शहीद व्यक्ति का क्या हो जाएगा, अपमान, क्योंकि कोई आत्महत्या करता है तो वो बेइज्जती है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। अब मैं मानता हूं कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, यह गलत कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। हम लोग तो क्रांतिकारी हैं, मरना ही है तो देश के लिए मरेंगे, आत्महत्या क्यों करेंगे? और ये तो कोई साधारण मनुष्य भी इसे अच्छा नहीं मान सकता कि आप आत्महत्या करते हैं। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। अगर आप ये कहते हैं कि कष्ट सहने से देश की आज़ादी मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो मुझे बहुत दुख लग रहा है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नौजवान सभा जो बना था, पार्टी बना था, उसका उद्देश्य क्या था कि बलिदान देंगे, कष्ट सहेंगे। अरे कष्ट सहेंगे ठीक है, आपको लग रहा है कि हमारे कष्ट सहने से क्या बदल रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है, बदलेगा, क्योंकि कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता है, उसमें समय लगता है, तो इंतजार कुछ तो करना पड़ेगा। मैं यह समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की, अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं। दूसरी बात यह है कि यही यह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। कोई भी आदमी अगर काम करता है तो उसको कार्य को क्या मानता है, उचित ही मानता है। चोरी करने वाला भी कार्य को खराब अगर मानता तो चोरी करता। एक चोर भी कार्य करता है तो मानता है बहुत बढ़िया काम है, बहुत मेहनत है। गांजा ढोने वाले व्यक्ति कहता है बाप रे कितना मेहनत से लेके आए हैं। शराब बेचने वाले को क्या लगता है कि यूपी से माल ला रहे हैं, बाप रे किसी तरह चुरा के पुलिस का पैसा दे दे के पहुंचे हैं यहाँ तक। ये कोई खराब काम है? क्योंकि आदमी जो करता है उसे वो खराब खराब कोई काम खराब है या सही है, इसकी पहचान दूसरा कोई करवाता है। जैसा कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। बताते हैं कि जिस असेंबली में हम लोगों ने बम फेंका था, हम लोग को अच्छा लगा था तभी ना फेंके थे, उचित कार्य लगा था। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। तो याद रखेंगे कि जैसा कर्म हम करते हैं उसका परिणाम भी उसी तरह आता है और उसका फल भी भोगना होता है। अच्छा कर्म किए हैं, ज़्यादा मेहनत मान लीजिए आप इंटर में करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे इस समय, तो रिजल्ट भी उसी तरह आएगा, अच्छा भी लगेगा। और इस समय मजा करेंगे, ये टाइम भी गंवा देंगे, तो इसका भी ऐसा नहीं, इसका भी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो सबका आता है, चाहे फेल हो चाहे पास हो, सबका रिजल्ट आता है, उसका भी फल हमें ही भोगना पड़ेगा। तो जो हम करते हैं उसका फल सामने आता है। अगर हम जेल में हैं तो इसका कारण है कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, तो आज हम लोग कहाँ पे हैं, जेल में, हमें फांसी मिल रही है, तो उसी का परिणाम है, उसी का फल मिल रहा है।
क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाए हुए दंड से बचने के लिए प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? कहते हैं कि अंग्रेजों ने कहा कि तुम गिड़गिड़ाओ। अंग्रेज सही बोलते थे कि तुम लोग माफी मांगो कि तुमने गलती काम किया है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बोले ना, गलती काम तो नहीं किए हैं, आप लोग हमारे देश पे जबरदस्ती अटके, यहां से जाइए। बहुत प्रयास किया अंग्रेजों ने कि मैं झुका दें इन लोगों को, लेकिन ये लोग माने नहीं। तो क्या कहते हैं कि क्या ये उचित होता है कि उन लोगों हम गिड़गिड़ाते, जान की भीख मांगते? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अगर ऐसा होता तो लोग हमारे बारे में गलत सोचते कि ये चोर है, आतंकवादी है, पकड़ा गया है तो जान की भीख मांग रहा है। मरेंगे तब लोग समझेंगे कि देश के लिए मरा है। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। जब ये बंदी बनी ना, जिस जेल में बताया ना, खाना नहीं मिलता था, खाना में कीड़ा मकोड़ा होता था, अगर कोई विरोध करता था तो बहुत मार, नमक छिड़क छिड़क के पिटाई होता था। तो कह रहे हैं कि जब हम बंदी बने थे तो हमारे साथ साथ जितने भी बंदी थे इस जेल में, सबके साथ जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, खतरनाक थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। तो वहीं पे भगत सिंह ने कहा अपने मित्रों से कि देखो, चंद्रशेखर भाई बाहर लड़ रहे हैं, हम लोग अंदर लड़ेंगे। हमें इन लोगों को भी न्याय दिलवाना है जो यहाँ पे जेल में रह रहे हैं। इन लोगों को भी दिलवाना है कि अच्छा भोजन मिले, अच्छी पानी मिले, व्यवस्था मिले। हम मनुष्य हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जेल में कोई व्यक्ति जाता भी है तो ये नहीं है कि आप उसके साथ कुछ भी करेंगे। ठीक है, उसकी गलती की सजा उसे मिली है, अब उसके बाद आप क्या सजा दे रहे हैं? लेकिन बहुत ज्यादा अत्याचार होता था उन लोगों पे। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। कह रहे हैं कि मुझे ये पहले से पता था कि मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूं, इसलिए मैंने परिवार छोड़ा, शादी नहीं की। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था, न हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं। मतलब कह रहे हैं कि आप लोग अगर इसको आत्महत्या मानते हैं तो यह आत्महत्या नहीं है। प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। यानी अगर आपने किसी अच्छे काम के लिए अपना जान दे दिया तो आत्महत्या नहीं हो सकता है। आत्महत्या तब होता है जब आपने बेवजह, उससे किसी को कोई फायदा नहीं है, न देश को, न परिवार को, न समाज को, तो वो आत्महत्या होता है। लेकिन अगर आपने किसी के लिए जान दिया है तो वो आत्महत्या नहीं हो सकती है। अगर आप किसी को अपना ब्लड देते हैं, अगर उससे किसी का जीवन बच जाता है तो उस रक्त को बर्बाद होना नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप अपना ब्लेड से काट करके खून बहावा बहावा कुछ कुछ लिखते हैं तो वो बर्बादी है। समझ रहे हैं ना? वो भी ब्लड निकलना है और वो भी ब्लड निकलना है, जो आजकल ज्यादा फैशन दौर में आ गया है। आप देखिए, उसके बाद वो कहते हैं हमारे मित्र, और मित्र कौन से मित्र की बात हो रही है? श्री यतीन्द्रनाथ दास। यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो अस्पृहणीय है, क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। कहते हैं अगर इस संघर्ष में हम मर गए तो समझिए हमें मृत्यु मिली है, आदर्श मृत्यु, शानदार मृत्यु मिली हुई है, जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो जितना अंग्रेज मुझे कष्ट देते हैं मैं आत्महत्या कर सकता हूं। दीवार पे सर मार मार कर फोड़ कर मैं मर सकता हूं। रोज दर्द सहने से अच्छा एक दिन मर जाऊं। लेकिन मैं क्यों सहता हूं? क्योंकि मुझे आत्महत्या नहीं करनी है। मुझे देश के लिए जान देना है, शहीद बनना है और लोगों को जगाना है, इन अंग्रेजों का अत्याचार दिखाना है। अगर मैं आत्महत्या कर लिया तो अंग्रेजों के बारे में हमारे देश के लोग कभी भी जान नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है।
यानी कि जब व्यक्ति पर विपत्ति आए ना, देखिए आपके जीवन में अगर कष्ट आता है ना, जितना कष्ट आएगा आप उतना ही मजबूत होते जाइएगा। आपने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, पहली बार देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बार अगर आपने बर्दाश्त कर लिया, झेल लिया, तो कैसा भी दुख आए आप उसको आसानी से पार कर लेंगे। पहली बार जब कोई एग्जाम में फेल होता है तो वो उसे सहन नहीं कर पाता है। कोई लगातार 5 बार फेल हुआ तो 6वें बार में फेल हो जाए तो क्या अंतर पड़ेगा, वो तो प्रैक्टिस बना लिया, उतना का प्रैक्टिस हो गया है। दुख अनुभव करने का उसके पास है, दुख होता होगा ऐसा नहीं है, अनुभवी हो जाता है ना हर चीज में। आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई आपके जन्म के बाद, आपको दर्द नहीं है। जिस दिन किसी एक की होगी ना पहली बार आपके होश में, तो दर्द होगा, अब बहुत ज्यादा होगा। लेकिन उसको अगर आपने झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो याद रखिएगा उसके बाद 100 आदमी मरेंगे फिर भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अनुभव हो गया। ये सच्चाई पता चल जाती है कि व्यक्ति मरता है, वो कभी नहीं आता है, और ऐसे ही जीवन चलता रहता है। मैं और आप, वरन मैं कहूंगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। कहते हैं अभी हम लोग कहाँ कष्ट झेले हैं। देखिए इतना कष्ट झेलने के बाद भी कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ कष्ट झेले, तो थोड़ा सा चीज स्टार्ट हुआ है ये लाइफ का, अभी बहुत सहना है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देता। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। कहते हैं कि हम किसी के दुख को अगर देखते हैं ना, मानते हैं कि दुख होता है, लेकिन अनुभव करते हैं क्या? अच्छा एक बात बताइए, आप न्यूज में पढ़ते हैं कि डेली 1,1200 लोग कोरोना से मर जाते हैं। क्या उन लोगों के लिए कभी आपके अंदर दर्द हुआ? हुआ जी? लेकिन एक व्यक्ति अगर आपके घर का कोई मर जाए, क्या होगा बताइए? कितने दिन तक उस दर्द में आप रहेंगे आपको पता है? हमेशा के लिए। तो यही है, कहते हैं कि रूस की जब हम कहानियां पढ़ते हैं, वहां के लोग मरते हैं, उनके दुख को पढ़ते हैं, लेकिन हम उन्हें अनुभव नहीं करते। अब हमारी बारी आई है कि हम उसे अनुभव करें कि दुख किसे कहते हैं। कहा जाता है स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही, बड़ा आसान शब्द लगता है, लेकिन संघर्ष का असली मतलब क्या है आप उससे पूछिए, उन बच्चों से पूछिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो दिन रात अपने हर सुख का त्याग करके एक नौकरी पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी नहीं मिलती है, फिर उठते हैं, फिर उसी तरह चल पड़ते हैं। उसे कहा जाता है संघर्ष। नहीं तो हम लोग तो बस अपना टाइटल लगा देते हैं डीपी पे, स्टेटस संघर्ष जीवन, स्ट्रगल इज लाइफ। पूछा जाएगा भाई स्ट्रगल क्या क्या किए हो, तभी तक तो बस घूमे फिरे हैं, खाए पिए हैं, अब दौड़े उड़े हैं, बस कहानी खत्म। इसके बाद तभी तक ना, संघर्ष वो नहीं है। संघर्ष उनसे पूछो जो इंटरव्यू दे के नीचे आ जाते हैं। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर भी सोच विचार करने की कभी कोई चिंता नहीं करते। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र और साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यपद हो जाती है जब हम अपने ही जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिसको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं, एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। वह कहते हैं कि अगर अब अपने आप को क्रांतिकारी कहलाना है तो अपने आप को मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रखना होगा। अगर हम मर मिटने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्रांतिकारी नहीं है। अगर हम मृत्यु से डरते हैं तो हम क्रांतिकारी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक क्रांतिकारी कभी भी मृत्यु से डरता नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप
जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके जीवन में कौन सी गलती हुई, अगर उसको अनुभव कराना है तो उसको जेल में भेजिए। जेल में जाने के बाद ही व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने क्या किया। जेल की कठिनाइयों को, जेल की यातनाओं को देखता है जब, तब समझ में आता है कि बाहरी दुनिया में क्या था और यहाँ की दुनिया में क्या है। आप जैसे लड़कपन बच्चे कहीं भी मारा पीटी चालू कर देते हैं और क्या कहते हैं, ज्यादा ज्यादा का होई, चरावे जाइल जाई। कभी एक बार जाकर तो आओ, जीवन में नाम पलट लोगे, कहोगे भले 4 धपड़ कोई मार के चला जाए, हम चनावे नहीं जाएंगे। जब याद आएगा वो शाम वाला पूल और पकौड़ी का दुकान, और उसी टाइम में जब तुमसे कोई लेटरिन का नाला साफ करवाएगा, याद आएगा वो घर पे बना हुआ भोजन मस्त एकदम दबा के खाते थे, और याद आएगा वहां का पानी वाला दाल और इमली का पानी, और सब्जी की जगह इमली का पानी और वो मोटका चाउर, और वो भी टाइम से लिमिट भर। तब समझ में आएगा कि वो यार उफ, कहाँ के फंस गए। क्योंकि अभी तक हमें एहसास नहीं न है, क्योंकि जिस दुख को हम कभी झेलते नहीं है शायद उसका एहसास नहीं होता है। कहा जाता है कि पुत्र के ना होने का दुख, अब पुत्र का अर्थ हुआ संतान समझ लीजिएगा, बेटा बेटी। जिसको संतान ना हो उससे पूछिए कि संतान की कमी क्या होती है। जिसको 8 गो 9 गो लड़का पहले से, उसको क्या दुख समझ में आएगा भाई। उससे कहे कि लड़का वह लड़का है दिन भर तो दिमाग खराब कैले रहा तरह से, मुड़ी पर चढ़ा रहा तरह सन। लेकिन एक बार उससे पूछो यार जिसको कोई संतान नहीं, वो समझ में आता है उसको। जिसके पिता नहीं है उससे पूछो पिता की कमी क्या होती है, जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो माँ की कमी क्या होती है। एहसास उन लोगों को होता है, जिसका सब भरा पड़ा है उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला ना कि रोज हजारों लोग कोरोना से मरते हैं, आपके अंदर फीलिंग्स आती है? नहीं आती होगी। लेकिन जिस दिन आपके गांव में कोई मरेगा ना, आपके अगल बगल आपके घर में, भगवान न करे ऐसा हो, फिर भी मान लेते हैं अगर ऐसा हुआ तब आपको उस दर्द की कमी महसूस होगी। कोरोना से जो आज आप लोग डरते नहीं है थोड़ा सा भी, उस दिन से डरेंगे नहीं, बल्कि घर से निकलने के बाद लगेगा हर आदमी कोरोना है, सामने जो भी पड़ेगा ये सब कोरोना से भरा हुआ है, उस तरह डरना शुरू कर देंगे। क्योंकि डर तभी आती है जब कुछ उसका परिणाम सामने दिखता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है, और जेलें ही ऐसी विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। कहते हैं अगर समय काटना हो अच्छा से तो जेल सबसे बढ़िया जगह है। अगर कुछ पढ़ाई लिखाई करना हो तो किताब रख लीजिए आराम से, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा जा तुम गेहूं पिसवा लिया हो, केहू ना कहीं बाजारे चले के बाद आराम से एगो रूम में बानी सन, कोना में बैठल बानी सन, किताब ले ली, पढ़त रहें पढ़त रहें। अब वहां पे बिछावन थोड़े न लगा, मच्छर नहीं काटेगा, अब उतना तो झेलना ही पड़ेगा। अगर पढ़ने का मन हो तो स्व अध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। अगर आप कष्ट सहने का प्रैक्टिस कर लिए, दुख सहने का प्रैक्टिस कर लिए, तो समझ लीजिए कि आप पूर्ण हो चुके हैं। अब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको आदत बन चुका है कष्ट सहने का। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। जार समझते हैं आप लोग? रूस में राजा को जार कहा जाता है। तो बताते हैं कि रूस में जब राजा ने क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया और क्रांतिकारियों ने उस दुख को देखा, तो जब राजा समाप्त हुआ, राजा भागा, जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, तब वही लोग जो लोकतंत्र की स्थापना किए, जो जेल में थे, जेल में सुविधाएं बढ़वाए कि कितना कष्ट होता है जेल में, हमें जो हुआ वो और किसी को ना हो। क्या भारत को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतया परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। मतलब कोई भी कार्य है, अगर आप दूसरों पर टालते हैं, स्वयं नहीं करते हैं, तो वो क्या है कि वो कार्य उचित नहीं हो सकता है। अपना काम खुद से करें।
इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रश्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक प्रारंभ हुए हैं, उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या ना समझ। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसको सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? मतलब हुआ यूं था कि सुखदेव बोले थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझसे ये जेल का कष्ट सहन, उसी पर उन्होंने ये पत्र, उनको पता चला ये बात, तो पत्र लिखे थे। ठीक है, जब आपको पता चल गया कि जेल में कष्ट है, तो आप एक और काम कर सकते हैं ना, इसके लिए आंदोलन कीजिए और उन लोगों को न्याय दिलवा दीजिए। आप तो मर जाएंगे, ठीक है, बाकी लोग का दशा तो वहीं रहेगा। कौन बदल जाएगा? आपके आत्महत्या करने से थोड़े कि सिस्टम बदल जाएगा। हाँ, जिंदा रहेंगे तो बदल सकता है, और बदला भी। अंत में सारे सिस्टम बदल गए। लोगों को अच्छा से खाना, वो जेलर पिघल गया, मतलब उसका मन पिघल गया कि मानना पड़ेगा, इन लोगों के पास कोई भी लालच नहीं है, अपना देश के लिए सारा चीज हो रहा है और सब व्यवस्था अच्छा होने लगा। संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। कहते हैं तो फिर आप में और उन लोगों में क्या अंतर रह जाएगा जो इस आंदोलन में नहीं आते हैं? जितने कमजोर निर्बल लोग हैं, कहते हैं बैठ आंदोलन करने से अंग्रेज कभी जाएंगे, बिना काम का पाक उबरा के लोग ना, जो लोग आंदोलन ना करे वाले रहे, अंग्रेज का चापलूस रहे, क्या कहे, झूठ मूठ के कूदत रहे गांधी जी बिना काम के, कभी जेल जाता रहे, लाठी से पिटाता रहे, कभी कुछ बिना जाग होने अपन कमाइत खाई, वकील हम अपन वकालत करित कमाइत खाई, लागल बड़े दुकावना काम में। लेकिन वो लोग का पता रहे कि का सोच ले रहे, लेकिन लोग पागले को आएंगे, ही पागल बड़ा सा नहीं। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनेंगे? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर हमारी संगठित पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे निष्कर्ष निकाले कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से आशा नहीं की जा सकती है कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? मतलब बताते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम जेल से बाहर थे तो हम लोग अच्छे थे, हम लोग मजे में जी रहे थे। कष्ट उस समय भी था, अभी भी है, लेकिन हमें अपने आंदोलन को बंद नहीं करना है। क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ था? मतलब क्या आपको लगता है कि अगर हम लोग क्रांति नहीं करते तो कोई और नहीं करता है? क्या हम ही लोग केवल एक क्रांतिकारी हैं? नहीं, ऐसी सोच अगर हम नहीं करते तो कोई ना कोई दूसरा कोई आता है, क्योंकि देश वीरों से खाली नहीं है। यदि ऐसा होता है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स, साम्यवाद के जन्मदाता किनको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स नाम है पूरा। वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। वो बताते हैं कि अगर दुनिया में, हमारे जीवन में अगर कोई भी घटना घटती है तो ऐसा नहीं कि हम कोई पहले से प्लानिंग किए रहते हैं।
वो समय के अनुसार घटना घट जाती है, संगठन बन जाता है। हमको क्या पता था कि हम बड़े होकर क्रांतिकारी बन जाएंगे, जेल आ जाएंगे, मर जाएंगे, हमको क्या पता है। लेकिन परिस्थिति आती गई, वैसे आम आदमी काम करते गया। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र के एक विशेष प्रकार की गति देने में सहायक सिद्ध हुआ है। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। यानी समय ऐसा है कि हमें ये सब करने पे मजबूर कर रहा है। अगर देश आज़ाद होता तो क्या हमें ये सब करने की आवश्यकता होती? निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। कहते हैं अगर आत्महत्या आप कर लेंगे, हम कर लेंगे, तो इससे देश में यही संदेश जाएगा कि हम लोग चोर थे, हम लोग आतंकवादी थे। ये अंग्रेज प्रूफ कर देंगे कि आतंकवादी मिल गए और सजा के डर से क्या कर लिए, आत्महत्या कर लिए। हमें आत्महत्या नहीं बल्कि हमें शहीद होना है। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षायुक्त वातावरण का प्रयोग करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमें छोड़कर चले गए। क्या ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षायुक्त न थीं? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण है और क्या तर्क था? बताते हैं बहुत लोग अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, लेकिन क्या आज हमारे साथ नहीं छोड़ चुके हैं, जिसमें एक नंबर गांधी जी थे। अगर गांधी जी शायद चाहते तो भगत सिंह बच जाते। तो गांधी जी का ऐसा गलती माना जाता है यहाँ पे कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के पास गए थे कि आप अगर चाहें तो भगत सिंह को फांसी रुकी जा सकती है, क्योंकि उसने किसी को मारा नहीं है। क्योंकि गांधी जी का चेहरा पूरे भारत में एक नंबर पे था। वो अंग्रेजों से बात करते तो गांधी जी ने मना कर दिया, कहा कि मैं उन लोगों का सपोर्ट नहीं करता हूं जो लोग हिंसा के मार्ग में चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद से बोले कि आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं और ये हमें पसंद नहीं है, मैं अहिंसा के मार्ग पर चलने वालों के लिए कुछ कर सकता हूं। और उन्होंने पैरवी नहीं की, जिससे और ज्यादा जो नवजुवक थे उनके मन में क्रोध आ गया कि गांधी जी इतना भी नरम नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उनका वो विरोध करते थे, ऐसा नहीं था कि भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद गांधी जी का विरोध करते थे, उनको अच्छा मानते थे, क्योंकि दोनों का तो उद्देश्य एक ही था, देश को आजाद कराना। तरीका अलग अलग था। लेकिन यहाँ पे गांधी जी थोड़ा सा उनको भी मतलब पछतावा बाद में हुआ था गांधी जी को, शायद कोशिश करना चाहिए था, अगर मैंने कोशिश किया होता तो शायद बच जाते। और बच जाते तो आज़ादी जरूर देखते, क्योंकि 15 साल बाद तो देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। 38 साल की एज में, सोचिए 23 वर्ष में मर ही गए, 15 साल 38 साल की एज में थे, एकदम नौजवान होते, आज़ाद भारत को देखते। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों में दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि वाकुनिन ने अपने समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है। कहते हैं कि बहुत सारे आपको क्रांतिकारी दिखाई देंगे, दुनिया के बहुत सारे क्रांतिकारी हैं। जैसे रूस का यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो जेल में थे, आज वहाँ के मतलब किसी किसी पद पर बैठे हुए हैं। अगर वो लोग आत्महत्या कर लिए तो क्या आज वो पद पर बैठे होते? तो इसी तरह जीवन में आत्महत्या सबसे खराब चीज होता है। जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ बनेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या बनिएगा, उम्मीद ही समाप्त हो जाएगा। जिंदा है तो पढ़ रहे हैं तो उम्मीद है कभी ना कभी कुछ हो जाएगा। अब मर गए तो भाई कहाँ से फॉर्म भरिएगा, क्या कीजिए, कहाँ से रिजल्ट आएगा, निकलेगा क्या कहीं से भूत बनकर? ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भुगते हुए जेलों में बिताया है, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए।
कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। किसी को पता है जी कि भविष्य में क्या होगा? किसी को भी इसमें पता है कि आने वाला समय आपका कैसा होगा, आप क्या करेंगे, आगे चलकर एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, कि चोरी करेंगे, कि डकैत डालेंगे? कोई किसी को पता है? कि क्लास में कई बच्चे पढ़ते हैं, आगे चल के पता चलता है कि कोई मर्डरर हो गया है, मर्डर करता है, कोई इसी में इंजीनियर है, कोई कुछ की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस विभाग में है। अलग अलग डिजाइन के अलग अलग लोग बन जाते हैं, लेकिन भविष्य में किसी को, आप लोगों को पता है क्या होने वाला है? ये किसी को भी नहीं पता है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया गया था। इनका बम फैक्ट्री बताया ना कि बम बनाते थे, उसके मेन लीडर कौन थे? भगत सिंह। तो फैक्ट्री में ये लोग बोले थे कि मैंने खतरनाक जौहर वाला बम बनाया जाए, तो इसका ये जो सुखदेव थे विरोध किए थे कि नहीं, हमें लोगों को मारना तो नहीं ना है, हमें अंग्रेजों को भगाना है, तो इसके लिए किसी को मारना उचित नहीं है। हो सकता है कि जिसके लिए बम बना रहे हैं कहीं बम हम पे ही अटैक हो जाए, तो बम जहां भी गिरेगा किसी को मारेगा ही। आप इस विचार से घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। कहते हैं कि मतलब ऐसा इंसान जो मतलब कभी आत्महत्या पर इतना लेक्चर देता था कि आदमी को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और खुद आत्महत्या कर ले, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि आजकल जो केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, उसकी लास्ट फिल्म शायद छिछोरे थी, उसका कहानी अब फिल्म देखेंगे तो उसमें ये बताता है कि व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। वो खुद समझा रहा है कि जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं कि आदमी को क्या करना चाहिए? आत्महत्या करना चाहिए। और वो खुद क्या किया? आत्महत्या। तो ये बात लोगों को पची नहीं, और पची नहीं तो जिसका परिणाम यह है कि 24 घंटे न्यूज वहीं चल रहा है। और देखिए भविष्य में क्या होता है। अब देखिए, आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय इन विचारों को अनुकूल कार्य किया होता तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती, परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक। कहते हैं कि अगर आप आत्महत्या करना ही था ना, तो जैसे ही पकड़े गए उसे मैं गोली मार लेते, तो क्रांतिकारी कहलाते हैं। अब कुछ दिन जेल में रहकर मरेंगे तो लोग समझेंगे ना कि कष्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया, चोर था, आतंकवादी था, तो आत्महत्या कर लिया। अब सही है, अब तब तक सही है जब तक ये लोग फांसी नहीं देता है। एक और विश्वास, एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक, पारितोषिक मतलब होता है इनाम, अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। कहते हैं कि सब हम लोग नहीं मानते, क्या होगा अगले जन्म में, क्या सही है क्या गलत है, हमको कहाँ नरक है कहाँ स्वर्ग है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली में यहाँ लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी को उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्हें कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। वो बताते हैं कि हमारा जैसा व्यक्ति बेकार का कभी नहीं मरता, मरेगा तो कुछ करेगा, ऐसा कर जाएगा कि उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं? आत्महत्या करने वाले हैं। आत्महत्या बुरी चीज है। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे
कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि अंग्रेजों के द्वारा मुझे क्या सुनाया जाएगा, मृत्युदंड, फांसी सुनाई जाएगी, मुझे विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। और कहते हैं मैं इसके लिए कभी भी आशा भी नहीं रखता हूं कि वो लोग मुझे माफ कर दें, और मैं उनके सामने झुकने वाला भी नहीं हूं। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी। कहते हैं अगर क्षमा करना होगा तो मेरा केवल नहीं होगा, सबको निकालना पड़ेगा जेल से, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो हो सकती है और न होगी, न वह होगी ही। इस पर मेरी भी इच्छा है हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में भी और विश्वव्यापी हो। और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। कहते हैं कि जब आंदोलन बहुत ज़्यादा लोग करने लगे और उस समय मेरी फांसी हो गई तो समझ जाइए कि देश अब आज़ाद होने में ज़्यादा समय नहीं है। और हुआ भी। तेज आंदोलन हो रहा था 1931 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, और उसी टाइम में इनको क्या दिया गया था, फांसी। और तेज हो गया आंदोलन। तब से लगातार आंदोलन स्टार्ट, और अंग्रेजों को उब कर यहाँ से भागना पड़ा। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। और लास्ट पैराग्राफ है इस पाठ का। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव स्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं, और मैं इससे अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर ये समाप्त होता है।